हेलो एवरीवन, आरएस एकेडमी एके पे आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज मिश्रा आपको फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूनिट 4th पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। आज का जो हमारा लेक्चर है 4.05। 4 का मतलब है यूनिट 4th का क्या मतलब है? 4th का मतलब है यूनिट 4th 05 का मतलब है लेक्चर 5। 05 का मतलब है लेक्चर 5। तो मैंने हर एक यूनिट के लिए सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। यदि आप चाहते हैं इस वीडियो का आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाए, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए और सब पीडीएफ आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे और आप आसानी से अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फ्लूइड एंड पास्कल्स लॉ। ये एके में कई बार क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इस क्वेश्चंस को आपको आना ही आना चाहिए। वैसे तो मैं आपसे बोलूं कि हर एक क्वेश्चंस कभी ना कभी पूछा गया है, लेकिन आज हम इस टॉपिक की बात कर रहे हैं, तो इस टॉपिक के बारे में बताते हैं। इन्होंने क्वेश्चंस पूछा है, डिफाइन न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड एंड आल्सो स्टेट एंड प्रूव द पास्कल्स लॉ। ये एके में 2022-23 में फर्स्ट सेमेस्टर में 7 मार्क्स से पूछा गया है। मतलब 7 टाइप्स ऑफ फ्लूइड भी पूछ लिया और पास्कल्स लॉ भी पूछ लिया 7 नंबर में। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले देखने वाले हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड की मैं बात करूं, टाइप्स ऑफ फ्लूइड में हम 3 तरह के फ्लूइड देखने वाले हैं: न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड एंड आइडियल फ्लूइड। एक्चुअली बेसिकली सिलेबस में जो हमें दिया गया है वो सिर्फ न्यूटोनियन फ्लूइड दिया गया है, लेकिन हम आइडियल फ्लूइड को भी पढ़ेंगे, क्योंकि आइडियल कंडीशंस हमेशा हमें पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम हमेशा किसी रियल फ्लूइड को कंपेयर करते हैं किसी आइडियल फ्लूइड से। तो न्यूटोनियन फ्लूइड की हम बात करें, न्यूटोनियन फ्लूइड वो सभी फ्लूइड होंगे जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं। तो मैं क्या कहूंगा, मैं बोलूंगा ऑल द फ्लूइड्स विच ओबे द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी आर नोन एज न्यूटोनियन फ्लूइड। वो सभी फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? न्यूटोनियन फ्लूइड। ये आपको याद होना चाहिए। आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, चाहे जैसे लिखो। आप कह सकते हो कि इट इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड विच ओबे द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, या फिर ऑल द फ्लूइड्स विच ओबे द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, उसे हम क्या बोलेंगे? न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड के एग्जांपल भी आपको पता होना चाहिए। इसका एग्जांपल है वाटर, एयर, एल्कोहल, ग्लिसरीन और कोई थीन मोटर ऑयल। ये सभी की सभी एग्जांपल है न्यूटोनियन फ्लूइड की। सबसे अच्छी बात जो है न्यूटोनियन फ्लूइड की, न्यूटोनियन फ्लूइड जो है ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है। तो मैं यहाँ पे कुछ नोट में एक्स्ट्रा बातें बोलूँ तो मैं क्या बोलूँगा, मैं न्यूटोनियन फ्लूइड में कुछ और भी बात बोलूँ तो ये जो है शियर स्ट्रेस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के, जिसे हम डी थीटा अपॉन डी टी बोलते हैं। तो ये क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। यदि मैं ग्राफ बनाऊं तो ये ग्राफ कुछ न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए इस तरह से बनेगा। वर्टिकल एक्सिस जो है वो किसको डिनोट कर रहा है? वर्टिकल एक्सिस शियर स्ट्रेस को डिनोट कर रहा है, और हमारा जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशंस या फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको? वेलोसिटी ग्रेडियंट, डी यू अपॉन डी वाई। ठीक है। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इस यदि हम इसे और ज्यादा एक्सपेंड करेंगे तो टाउ इक्वल टू किया जाता है म्यू डी थीटा अपॉन डी टी या डी यू अपॉन डी वाई। तो ये इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ये क्या होगा? ये हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड होगा। कौन सा फ्लूइड होगा? न्यूटोनियन फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड होगा? न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? न्यूटोनियन फ्लूइड बोलेंगे। तो न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए हमने ग्राफ भी देख लिया, इसके एग्जांपल क्या होते हैं, इसका डिफिनेशन क्या होता है, ये सब बातें हम यहाँ पे देख चुके हैं। अब बात करते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या है? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड वो फ्लूइड है जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करे। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को जो फॉलो नहीं करेगा उसे हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है जैसे साल्ट सॉल्यूशंस या फिर ब्लड, पेंट, टूथपेस्ट, स्टार्च। स्टार्च मतलब चावल को जब हम उबालते हैं ना किसी भगोने वगोने में, तो वो एक बिल्कुल थोड़ा सा गाढ़ा सा फ्लूइड निकलता है, वो स्टार्च कहलाता है। जो नए चावलों में ज़्यादा होता है, जो पहले टाइम पे चावल को पकाते हुए देखेंगे उन्हें स्टार्च के बारे में पता होगा। ठीक है। तो ये क्या है? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब टाउ डज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन, दैट इज डी थीटा अपॉन डी टी। ये शियर स्ट्रेस जो है रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। इसके एग्जांपल आपने देख ही लिया। इसके एग्जांपल है सॉल्ट सॉल्यूशंस, ब्लड, टूथपेस्ट, पेंट, स्टार्च। ठीक है। तो यहां तक मुझे मालूम है कि आपको क्लियर होगा। अब आइडियल फ्लूइड की बात करते हैं। आइडियल फ्लूइड क्या? आइडियल फ्लूइड रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये एक तरह का हमारा हाइपोथेटिकल अजम्पशंस है। हम मान रहे हैं कोई भी आइडियल फ्लूइड इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं है।
हाँ, क्लोज टू आइडियल हम मान सकते हैं कि हाँ लगभग लगभग ये आइडियल है। हम एज्यूम कर सकते हैं, एजम्पशंस लेते हैं कि एयर बिहेव्स एज एन आइडियल फ्लूइड, लेकिन वो होता नहीं है। तो आइडियल फ्लूइड के लिए सबसे ज़्यादा जो कंडीशंस इंपॉर्टेंट है वो है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, मतलब आइडियल फ्लूइड की जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, मतलब ये चेंज नहीं होगी, डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। दूसरा, आइडियल फ्लूइड जो होता है उसकी जो विस्कोसिटी होती है जीरो होती है। विस्कोसिटी जीरो का मतलब म्यू इक्वल टू जीरो, या फिर इनडायरेक्टली हम बोले ना तो इसमें जो शियर स्ट्रेस होता है वो भी क्या होगा, जीरो होगा। शियर स्ट्रेस जो होगा वो भी क्या होगा, जीरो होगा। आपने देखा था टाउ इक्वल टू म्यू डी थीटा अपन डी टी, यदि म्यू जीरो हो गया तो शियर स्ट्रेस भी जीरो हो जाएगा। तो ये कंडीशंस किसके लिए है, आइडियल फ्लूइड के लिए। अब हम यदि मान लो ग्राफ पे देखना चाहें तो ग्राफ पे कुछ इस तरह से दिखेगा। ये हमारे पास वर्टिकल एक्सिस जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, वर्टिकल एक्सिस डिनोट कर रहा है शियर स्ट्रेस को। किसको डिनोट कर रहा है, शियर स्ट्रेस को। हॉरिजॉन्टल एक्सिस डिनोट कर रहा है वेलोसिटी ग्रेडियंट, या फिर आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, या फिर और डी थीटा अपॉन डी टी, ये रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन को भी डिनोट कर सकता है। ठीक है, ये जो बिल्कुल डायरेक्टली ये जो लाइन है ये क्या है, न्यूटोनियन है। न्यूटोनियन में हमारा शियर स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन डी थीटा अपन डी टी, या फिर वो डी वाई डी यू अपन डी वाई के भी बराबर हो जाता है, क्योंकि हमने देख रखा है कि शियर रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन जो है वेलोसिटी ग्रेडियंट के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की दो कंडीशंस आ रही है। एक क्या आ रही है, एक हमारे पास ये है डाइलेटेंट। यदि ये ग्राफ ऊपर की तरफ चला जाता है, किधर चला जाता है, ये ग्रीन वाला, यदि ऊपर की तरफ जाता है डाइलेटेंट, यदि नीचे की तरफ आ जाता है तो इसे हम बोलते हैं स्यूडोप्लास्टिक। आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको ग्राफ यदि इधर कर्व ऊपर बना दीजिए, कर्व नीचे बना दीजिए। ऊपर वाला जो कर्व होगा उसे डाइलेटेंट बोलेंगे, नीचे वाला जो कर्व होगा उसे हम क्या बोलेंगे, स्यूडोप्लास्टिक। एक और होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, तीन टाइप के होते हैं। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की मैं बात करूं तो ये कितने टाइप है, ये तीन टाइप। पहला जो है वो क्या है, डाइलेटेंट। पहला क्या है, डाइलेटेंट, डाइलेटेंट। दूसरा हमारे पास वो क्या है, स्यूडोप्लास्टिक, स्यूडोप्लास्टिक। ठीक है, तीसरा हमारे पास जो है विंगम प्लास्टिक, विंगम प्लास्टिक। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के तीन कैटेगरी है। एक है डाइलेटेंट, दूसरा है स्यूडोप्लास्टिक, तीसरा है विंगम प्लास्टिक। तो विंगम प्लास्टिक मतलब कोई ऐसा फ्लूइड जिसे फ्लो कराने के लिए कुछ इनिशियल में स्ट्रेस देना होगा। जैसे हमारा टूथपेस्ट, टूथपेस्ट के पाउच को आप दबाते हो तब टूथपेस्ट निकलता है, लेकिन यदि छोटा सा बच्चा है उसके पास कम पावर है तो दबा रहा है तो कभी कभी टूथपेस्ट नहीं निकलता है। क्यों, क्योंकि ये यील्डिंग स्ट्रेस उसे नहीं मिल रहा है, इसलिए फ्लो नहीं हो पा रहा है। जब तक ये मिनिमम यील्डिंग स्ट्रेस नहीं मिलेगा, मिनिमम उसे स्ट्रेस नहीं मिलेगा, तब तक उसमें फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो वो प्लास्टिक वो फ्लूइड क्या कहलाता है, विंगम प्लास्टिक। और दूसरा न्यूटोनियन फ्लूइड जो है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है, वो क्या, वाटर एंड कॉर्न स्टार्च। ये जब ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये लेटेक्स पेंट, जो पेंट होते हैं ना, पेंट आप देखते हैं कि कभी कभी टाइम के साथ क्या होने लगते हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ना तो उसमें शियर डिफॉर्मेशंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है इसका, या फिर उसमें स्ट्रेस की वैल्यू जो है, मतलब उसमें डिफॉर्मेशंस कम होने लगते हैं, मतलब गाढ़ा होने लगता है। तो खैर इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है आपको, आप बस इतना ये ग्राफ कर ऊपर की तरफ बना दो, नीचे की तरफ बना दो। ऊपर डाइलेटेंट है, नीचे क्या है, स्यूडोप्लास्टिक है, और ये क्या है, विंगम प्लास्टिक। ये तीन के तीनों क्या है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। अभी तक एग्जाम में जो पूछा गया है वो सिंपल सा पूछा गया है, न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। उसके एग्जाम्पल आप बता दीजिए, और भी एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो मैंने आपको ये बता दिया है। ठीक है, अब बात आती है पास्कल्स लॉ की। अच्छा, एक चीज और, आइडियल फ्लूइड की तो बात ही नहीं की। यदि इस ग्राफ पे मैं आइडियल फ्लूइड दिखाना हो तो ये आइडियल फ्लूइड होगा। ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ना, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, आइडियल फ्लूइड को। यहाँ पे आप देखेंगे शियर स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पे क्या है, जीरो है। और आइडियल फ्लूइड के लिए कंडीशन हमने क्या लिखा था, शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो ये अब मैंने इस ग्राफ पे न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन की तीन कैटेगरी, डाइलेटेंट, स्यूडोप्लास्टिक और बिंघम प्लास्टिक, ये तीनों बता दिया। और चौथा आपके पास ये आइडियल फ्लूइड है। ठीक है, अब बात आती है पास्कल्स लॉ की। पास्कल्स ने एक बहुत ही ज़्यादा रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट दिया, जिससे कि हमारे साइंस में कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इनोवेशंस के स्कोप बढ़ गए थे। आज के डेट में आप देखते हैं कि छोटा सा बच्चा भी कार को लिफ्ट कर सकता है हाइड्रोलिक जैक की हेल्प से। क्यों, क्योंकि पास्कल्स ने अपना लॉ दे दिया है। पास्कल्स ने कहा था कि यदि हमारा कोई फ्लूइड स्टेशनरी रेस्ट कंडीशंस में है तो जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर होगा ना, सभी डायरेक्शंस में क्या होगा, बराबर होगा।
तो ये इनका स्टेटमेंट था। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि मान लो कि हमारे पास यहाँ पे कोई हैवी वेट लिफ्ट करना है हमें, लेकिन ये छोटा सा कोई क्रॉस सेक्शन है, तो यदि ये फ्लूइड रेस्ट कंडीशंस में है तो दोनों पॉइंट पे P1 इक्वल टू क्या होगा, P2 होगा। और मान लो कि P1 जो है, इस ये क्रॉस सेक्शन हमारे पास क्या है, ये 1 है, तो यहाँ पे जो हम प्रेशर लगा रहे हैं क्या लगा रहे हैं, P1। और ये जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या है, 2 है, तो यहाँ पे जो प्रेशर लगा रहे हैं वो क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। ठीक है, तो P1 इक्वल टू क्या होता है, P1 इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। तो 1 है तो F1 अपॉन A1, 2 है तो F2 अपॉन A2। अब मान लो कि हमें 2000 न्यूटन लिफ्ट करना है, कितना, 2000 न्यूटन लिफ्ट करना है, लेकिन यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कितना है, 2000 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे 1 पे क्रॉस सेक्शन एरिया जो है 1 मीटर स्क्वायर है, तो 1 न्यूटन का हम फोर्स लगा के उसे लिफ्ट कर सकते हैं। ये कैसे, कि पास्कल्स ने हमें लॉ दे दिया था। अब इनके लॉ को समझिएगा, पास्कल्स ने क्या कहा था, पास्कल ने स्टेटमेंट दिया था, पास्कल स्टेट्स दैट द प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट अ पॉइंट इन ए स्टैटिक फ्लूइड इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस। सभी डायरेक्शंस में जो हमारा इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। फ्लूइड जो है यदि वो रेस्ट कंडीशंस में है, स्टेशनरी कंडीशंस में है, तो जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर होगा ना वो सभी के सभी डायरेक्शंस में क्या होगा, सेम होगा। ये किसने स्टेटमेंट दिया था, पास्कल्स ने दिया था। दूसरे वर्ड में मैं कहना कि पास्कल्स ने क्या स्टेटमेंट दिया, तो मैं कहूँगा इन अदर वर्ड्स, व्हेन अ सर्टेन प्रेशर इज अप्लाइड इन अ फ्लूइड एट रेस्ट, द प्रेशर इज इक्वली ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन। सभी डायरेक्शंस में जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, इक्वली ट्रांसमिटेड होगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा लॉ था और जिसकी बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है। एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ की मैं बात करूँ तो इसका हाइड्रोलिक लिफ्ट में यूज़ है, हाइड्रोलिक जैक्स में, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, हाइड्रोलिक पंप्स, इन हर जगह पे इनका यूज़ है। ठीक है, तो आपने स्टेटमेंट देख दिया। ये यहाँ पे कभी कभी आप कार भी बना सकते हो कि कार को लिफ्ट कर रहा है बहुत ही ज़्यादा स्मॉल और छोटे से फोर्स लगाने की हेल्प से। ठीक है, तो चलिए आगे हम डेरिवेशंस की तरफ बढ़ते हैं कि पास्कल का एक डेरिवेशंस है। तो डेरिवेशंस लगभग लगभग मेरा ये मानना है कि एक ही ट्यूब पास्कल्स लॉ का डेरिवेशंस पूछता ही पूछता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो डेरिवेशंस की मैं बात करूं तो डेरिवेशंस कई बार पूछा जा चुका है कि जिसको हम बोल नहीं सकते कि कितनी बार इन्होंने पूछा, ज़रूरत से ज़्यादा ही बार इन्होंने पूछ रखा है। लगभग लगभग ऐसा मानना है कि हर एक सेमेस्टर में ये डेरिवेशंस पूछ ही लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं कि हम क्या करें, स्टेटमेंट की बात करें तो पास्कल्स ने फिर से वही लॉ दिया। इन्होंने स्टेटमेंट दिया, द प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट अ पॉइंट इन ए स्टैटिक फ्लूइड, किसी स्टैटिक फ्लूइड में जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा इन ऑल डायरेक्शंस। फिर इन्होंने क्या किया, कंसीडर किया कोई फ्लूइड, फ्लूइड एलिमेंट, कंसीडर अ फ्लूइड एलिमेंट ऑफ वेज शेप ऑफ वेरी स्मॉल डायमेंशंस दैट इज dx dy एंड ds। तो ये मैं आपको यहाँ पे फ्लूइड एलिमेंट दिखाता हूँ। तो ये बिल्कुल इस तरह से कुछ फ्लूइड एलिमेंट वेज शेप में इन्होंने कंसीडर किया। ये हमारे पास a हो गया, b हो गया, c हो गया। ये जो डिस्टेंस है इसको इन्होंने क्या माना, इसको इन्होंने मान रखा है dx, इसको क्या मान रखा है इन्होंने dy, और इसको इन्होंने क्या मान रखा है ds, क्या मान रखा है ds। फिर इन्होंने कहा लेट द विड्थ ऑफ द एलिमेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इज यूनिटी। करने का मतलब कुछ इस तरह से। ठीक है, मतलब इसके अंदर ये जो थिकनेस है वो क्या है, 1 मीटर है। इन साइड जो थिकनेस है वो कितना है, 1 मीटर है। ये ऐसा कुछ इन्होंने बेस से मान लिया। तो यही सेम ए बी सी ट्रायंगुलर शेप है, मतलब ट्रायंगुलर शेप को अंदर, जैसे आपने देखा होगा ना कोई कार वार स्लोप पे होता है तो उसके पहिए के नीचे लगाते हैं कोई ब्लॉक जो कि ट्रायंगुलर शेप का होता है, लेकिन उसका कुछ थिकनेस भी होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेज शेप बोलते हैं। तो फिर हमने यहाँ पे क्या बना, लेट द विड्थ ऑफ द एलिमेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इज यूनिटी 1 मीटर है, एंड पी एक्स एंड पी वाई पी जेड आर द प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एक्टिंग ऑन द फेस ए बी ए सी बी सी। ये हमने फेस क्या मान लिया, ए बी ए सी बी सी। तो इन सभी को अब आगे मैं ड्रॉ करता हूँ अच्छे से डायग्राम, और आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ।
ठीक है। तो ये हमारे पास शेप हो गया एक, और इस शेप को मैंने ट्रायंगुलर शेप में तो आपको दिखाई दिया था कि अंदर क्या है, यूनिटी है। फिलहाल तो मैं अब यहाँ पे डायरेक्ट इसको नाम लिखता हूँ। ये हमारे पास ए है, बी है, सी है, और ये एंगल थीटा हो गया, ठीक है। और इस डिस्टेंस की मैं बात करूँ तो ये डिस्टेंस हमारे पास जो है वो कितना है, ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है, डी वाई। ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है, डी एक्स। और ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है, डी एस। कितना है, डी एस। ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना, छोटी सी बात है, आपको ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो फेस है ना, ये जो फेस है, ए बी फेस है, हमें इस पे क्या देखना है, फोर्स देखना है। क्या देखना है, फोर्स देखना है। तो हम एक चीज और जानते हैं, हम साइड में जानते हैं, हम जानते हैं क्या, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया। तो इस डायरेक्शंस में मैं क्या बोलूँ, यदि हमें इस डायरेक्शन में प्रेशर देखना हो तो, या फोर्स देखना हो, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एक्स इंटू ए। तो पी एक्स तो ये इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इन एक्स डायरेक्शन हो गया। एरिया बात करें तो ये जो ए बी प्लेन पे एरिया है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी वाई इंटू वन। अंदर थिकनेस जो है वो क्या है, वन है। आपने देखा था ना कि ये जो डी वाई इसकी क्या है, डी वाई इसकी हाइट है, और इन साइड इसकी थिकनेस क्या है, 1 मीटर। तो ये जो प्लेन बन रहा है, ये जो प्लेन बन रहा है, इस प्लेन का जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, डी वाई इंटू वन। तो ऐसे सिमिलरली अब जैसे मान लो कि हमारे पास ये नीचे वाला प्लेन है, इसका जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा डी एक्स इंटू वन। अब ये दूसरा, ये सबसे इधर वाला प्लेन की मैं बात करूं, ये वाले प्लेन की बात करूं तो ये आपने देखा कि ये जो ऊपर डी एस वाला है, इसका एरिया की बात करूं तो क्या हो जाएगा, डी एस इंटू वन। तो ये आपको एरिया दिख रहे हैं, ये क्या दिख रहे हैं, आपको एरिया दिख रहे हैं। तो इन एरिया के बारे में हमें अच्छे से आइडिया होना चाहिए। तो अब मैं पी एक्स की बात, एफ एक्स की बात करूँ तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। इस डायरेक्शन में जो प्रेशर लग रहा है वो पी एक्स है, और एरिया क्या हो गया, डी वाई इंटू वन। ठीक है। सिमिलरली अब मैं इस डायरेक्शन में फोर्स की बात करूँ तो ये जो है एफ वाई है, ये जो है क्या हो जाएगा, पी वाई इंटू एरिया। और ये जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, डी एक्स। एरिया कितना है, डी एक्स इंटू वन। सिमिलरली इस इसके परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो प्रेशर लगेगा उसको क्या, मैं क्या नाम दे रहा हूँ, एफ जेड नाम दे रहा हूँ। तो ये क्या हो जा रहा है, पी पी जेड। और एरिया कितना हो जाएगा, एरिया की बात करूँ तो पी जेड इंटू ए। ये क्या हो गया, पी जेड डी एस इंटू वन। ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया कि सभी प्लेन के परपेंडिकुलर क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया, फ्लूइड एलिमेंट में फोर्स लगा दिया। अच्छा एक बात और देखना कि ये जो एंगल है ना, जो एंगल वर्टिकल का इंक्लाइंस होता है ना, वही हॉरिजॉन्टल का इंक्लाइंस होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, थीटा हो गया। तो अब हम इस फोर्स को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। कितने कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, दो कंपोनेंट में। तो मैंने एक कंपोनेंट ये ले लिया, दूसरा ये ले लिया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पी जेड डी एस कॉस थीटा। और ये जो है क्या हो गया, ये जो है पी जेड डी एस पी जेड डी एस साइन थीटा। ठीक है। तो ये हमने फोर्स सब देखी है। अब हमें करना क्या है, अब हमें बैलेंस करना है। उस फोर्स बैलेंस करने से पहले छोटी सी दो बातें और देख लेते हैं। हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू और देख लेते हैं, तो हमारा ये पूरा का पूरा जो है आसानी से ये हो जाएगा। तो मैं यहाँ से एक लाइन खींच लेता हूँ। ठीक है। अब ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को मैं कुछ इस तरह से स्विच कर सकता हूँ। यदि मैं इस ट्रायंगल को कुछ इस तरह से बनाऊं तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारे पास थीटा हो जाएगा। ये है ए, और ये क्या है, बी, और ये क्या है, सी। ठीक है। तो ये जो है बी सी जो है ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। और ए बी जो है वो क्या हो गया, बेस। और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। हमारे पास फार्मूला क्या है, ये फार्मूला है। अब मैं बात करूं सबसे पहले साइन थीटा की, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू बीसी। बीसी की वैल्यू क्या है, तो बीसी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है, बीसी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे जो है वो क्या है, डी एक्स है। और ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी है, ए बी की वैल्यू डी वाई है। और ये जो वैल्यू है कितना है, डी एस है।
कितना है ds, ds, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो कितनी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है dx, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है ds। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये ds है ds, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, डी एस साइन थीटा इक्वल टू डी एक्स, क्या गया हमारे पास डी एस साइन थीटा इक्वल टू डी एक्स, ये हमारे पास पहला रिलेशन आ गया। अब मैं कॉस थीटा की बात करूँ तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू कितनी है, बेस की वैल्यू है डी वाई, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है डी एस है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया डी एस कॉस थीटा इक्वल टू डी वाई। यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं है। अच्छा, इतनी बातें तो हमने कर लिया। अब बात आती है वेट की, किसकी बात आती है, वेट की। तो आ, तो वेट की मैं बात करूं तो इसका जो वेट है इसके सीजी में लगता है कि डब्लू होता है, और हम जानते भी हैं डब्लू इक्वल टू क्या होता है एम जी, डब्लू इक्वल टू क्या होता है एम जी। और हम ये भी जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जो है एरिया इनटू क्या हो जाएगा थिकनेस, एरिया इनटू क्या हो जाता है थिकनेस। अब कैसे कि अब मानोगे आप वॉल्यूम को, तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं कि आपने देखा होगा कि कोई हमारे पास सिलेंडर है, उस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना हो तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया से इसके इनसाइड थिकनेस को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पाई आर स्क्वायर एच क्या बन जाता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, वॉल्यूम इक्वल टू हो जाता है एरिया इंटू हाइट या फिर एरिया इंटू थिकनेस। तो इसका इनसाइड थिकनेस कितना है, ये ट्रायंगुलर शेप में है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा हाफ हाइट इंटू बेस। तो अब मैं इसकी बात करूँ एम की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, एम की जगह क्या हो जाएगा रो ए इंटू थिकनेस, रो ए इंटू थिकनेस इंटू जी। तो रो हो गया, एरिया क्या हो गया ट्रायंगल का हाफ डी एक्स इंटू डी वाई, डी एक्स इंटू डी वाई, थिकनेस क्या है यूनिटी इंटू जी। ये हमारे पास क्या हो गया हाफ रो जी डी एक्स इंटू डी वाई। ये हमारा क्या निकल के आ गया डब्लू, क्या निकल के आ गया, ये जो वैल्यू हमारे पास आई ये किसकी आ गई, डब्लू की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, डब्लू की वैल्यू आ गई। तो हमने आसानी से डब्लू निकाल लिया। तो डब्लू इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, तो डब्लू की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो डब्लू इक्वल टू कितना आ रहा है हाफ रो जी डी एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास ये डब्लू जो लग रहा है, ठीक है। तो ये सब बातें हमारे पास यहाँ होंगे। अब हमें क्या करना है, फोर्स को बैलेंस करना है। तो मैंने कहा बैलेंसिंग द फोर्स, बैलेंसिंग द फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में हम फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं। एक छोटी सी बात और, फोर्स बैलेंस करने के लिए हमारे पास साइन कन्वेंशंस क्या होगा। तो साइन कन्वेंशंस की मैं बात करूं तो साइन कन्वेंशंस कुछ इस तरह से होगा। साइन कन्वेंशंस का माना हमने कि मान लो कि इधर है तो एक्स इधर क्या है पॉजिटिव है, इधर एक्स क्या है निगेटिव है, इधर वाई क्या है पॉजिटिव है, इधर वाई क्या है निगेटिव है, ठीक है। ये हमारा साइन कन्वेंशंस हो गया। अब हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमने एक्स डायरेक्शंस में ये फोर्स इसे बैलेंस करना शुरू कर रहे हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमने देखा इधर फोर्स लग रहा है तो पॉजिटिव है, तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा प्लस प्लस या फिर सभी हम फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं। तो इधर की हम बात करें हमारा इसके लिए जो इक्वेशंस हो जाएगा समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो, जिसे हम सभी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से फोर्स जीरो होंगे, इधर लगेगा तो पॉजिटिव, तो हमने क्या लिखा प्लस पी एक्स इंटू डी वाई, क्या लिखा प्लस पी एक्स इंटू डी वाई। फिर और हॉरिजॉन्टल फोर्स आया तो इधर लग रहा है माइनस क्या लग रहा है पी जेड डी एस कॉस थीटा, इधर लग रहा है तो मैंने क्या लिखा माइनस पी जेड डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया जीरो। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया पी एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू पी जेड और डी एस कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए डी एस कॉस थीटा कितना है डी वाई के बराबर है, तो ये हमने क्या लिखा पी एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू पी जेड, और ये क्या हो गया डी एस कॉस थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया डी वाई से डी वाई कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया पी एक्स इक्वल टू पी जेड। हमारे पास ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। फिर हम क्या कर रहे हैं बैलेंसिंग द फोर्स इन वाई डायरेक्शन, किसकी बात कर रहे हैं
बैलेंसिंग द फोर्स इन वाई डायरेक्शंस, बैलेंसिंग द फोर्स इन वाई डायरेक्शंस। वाई डायरेक्शंस में हम फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं, तो हमने फार्मूला क्या लगा दिया, सिंपल सा समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये अपवर्ड डायरेक्शंस में लग रहा है तो पॉजिटिव होगा, तो हमने क्या लिखा, यहाँ से हमने लिख दिया चलो ठीक है, तो मैंने लिखा प्लस, मैंने लिखा प्लस, और ये किधर लगा, अपवर्ड लग रहा है तो क्या हो जाएगा, पी वाई इंटू डी एक्स, ये अपवर्ड लगा प्लस पी वाई इंटू डी एक्स, और फिर हम ऊपर गए तो ऊपर से क्या लग रहा है, ऊपर से माइनस पी जेड डी एस साइन थीटा, तो मैंने क्या लिखा, माइनस पी जेड डी एस साइन थीटा, और वेट और नीचे लग रहा है तो वेट की जगह हमने क्या लिख दिया, माइनस डब्ल्यू की जगह क्या लिखा, हाफ रो जी डी एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू 0। अच्छा, डी एक्स डी वाई बहुत स्मॉल एलिमेंट है, तो मैं एक सिंपल सी बात करूँ कि 0.00001 इंटू 0.00001 बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा, तो इसे हम क्या कर दिया, हमने नेग्लेक्ट कर दिया, हमने क्या कर दिया, इसको नेग्लेक्ट कर दिया। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे कि वेट का टर्म लिखना ही नहीं, क्योंकि नेग्लेक्ट हो जाएगा, ऐसी गलती नहीं करनी है। तो फिर हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया पी वाई डी एक्स, ये उधर चला गया तो क्या हो गया, पी जेड डी एस साइन थीटा, डी एस साइन थीटा किसके बराबर है, डी एस साइन थीटा डी एक्स के बराबर है, ये क्या हो गया, पी वाई डी एक्स इक्वल टू पी जेड डी एक्स कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या गया, पी वाई इक्वल टू पी जेड। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हम बोल सकते हैं पी एक्स इक्वल टू पी वाई इक्वल टू पी जेड। तो हमने बोला फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो हमने क्या देखा, पी एक्स इक्वल टू पी वाई इक्वल टू पी जेड। तो यहाँ से हमने देखा द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर विल बी सेम इन ऑल डायरेक्शंस व्हेन फ्लूइड इज इन रेस्ट कंडीशंस। इसका मतलब क्या कहेंगे, that is intensity of pressure will be same in all direction when fluid is in रेस्ट कंडीशन। बस इतना सा, तो कितना आसान सा डेरिवेशन है, हर साल 7 नंबर में पूछे जाते हैं, आप इसको नहीं परफॉर्म करते हैं तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक्स है। तो इस बार ये क्वेश्चन यदि पूछ लिया जाए तो आपको करना ही करना है, डेरिवेशंस न्यूमेरिकल हमारी ताकत होते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।